दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। साथियों, वीडियो में हम सभी हाई कोर्ट से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं? क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो दोस्तों भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या 25 है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट की कुल संख्या भारत में 25 है, जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें हाई कोर्ट नहीं है और वे बगल वाले राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी उस राज्य के न्यायपालिका का कार्य और अधिकार पड़ोसी राज्य के न्यायालय में किया जाता है, जिन्हें आगे के क्वेश्चंस में हम सभी कवर करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट किस राज्य में स्थित है? साथियों, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का हाईकोर्ट एक ही था, जिसका निर्माण 1954 में किया गया था, लेकिन वर्ष 2014 में तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। तब जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हाई कोर्ट था वह तेलंगाना के हिस्से में चला गया। तब आंध्र प्रदेश को अपना हाई कोर्ट नया बनाना पड़ा और भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार से अब भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता हाई कोर्ट तथा चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों, बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, और तीनों का स्थापना 1862 में किया गया था। यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन थोड़ा सही कर लेना है। 1862 में मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय और चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी और ये भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय में पीठों की संख्या सबसे अधिक है? साथियों, इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ असम के गुवाहाटी में स्थित है और इसके 3 खंडपीठ हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम 4 राज्य आते हैं। इन न्यायालय की शाखाएं कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में स्थित है। नागालैंड की बात की जाए तो साथियों, नागालैंड राज्य के लिए कोहिमा पीठ है, मिजोरम राज्य के लिए आइजोल पीठ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए ईटानगर पीठ है और गुवाहाटी इसका मुख्य पीठ है। तो इसे आप याद रखिएगा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पीठों की संख्या वर्तमान में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना हाई कोर्ट है? दोस्तों, भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके पास अपना हाई कोर्ट नहीं होता, उनके कार्यों को पड़ोसी राज्य से निपटाया जाता है। लेकिन भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनके पास अपना हाई कोर्ट है। उनमें से एक है दिल्ली, दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पास भी अपना हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट है। तो याद रखिएगा कि भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू के पास अपना हाई कोर्ट है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? दोस्तों, महाराष्ट्र और गोवा राज्य का न्यायालय साझा है, जिनका मुख्य पीठ मुंबई में स्थित है। मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य, गोवा राज्य, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव आते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव आते हैं। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई के उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, और इन तीनों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत की जो 3 सबसे पुरानी न्यायालय हैं वे हैं कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, और इन तीनों का स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत 1862 में किया गया था। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? दोस्तों, लक्षद्वीप जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और अरब सागर में यह स्थित है। इसका जो सबसे नजदीकी राज्य है वह है केरल। केरल का मुख्य पीठ एर्नाकुलम में स्थित है और इसी के अंतर्गत लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश
और केरल राज्य के क्षेत्राधिकार आते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? साथियों, भारत के कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका मुख्य पीठ उनके राजधानी में न होकर अन्य जिलों में स्थित है। इसीलिए ये हाई कोर्ट हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्हीं हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट है जो मूल रूप से प्रयागराज में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। लेकिन अगर इसके खंडपीठ की बात की जाए तो साथियों, प्रयागराज उच्च न्यायालय का खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? दोस्तों, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय उड़ीसा के शहर कटक में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अन्य उच्च न्यायालय की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर शहर में स्थित है। राजस्थान राज्य का हाई कोर्ट जोधपुर में है। और उत्तराखंड राज्य का याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है, दो या अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय को किस विधि द्वारा स्थापित किया जा सकता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, जिसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 231 के अंतर्गत बताया गया है। दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल 214 के अंतर्गत राज्य का उच्च न्यायालय होता है और दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय आर्टिकल 231 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? साथियों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी संसद राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार भारत के संसद के पास है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। अब आपको याद यह रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं? साथियों, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के नियुक्त होने के लिए योग्यताओं की बात की जाए तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होना चाहता है, उसने भारत के कोई भी न्यायिक पद धारण नहीं किया हो, वह किसी हाई कोर्ट या दो से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट का जस्टिस किस विधि द्वारा बना जा सकता है? तो साथियों, इन ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट का जस्टिस राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? साथियों, हाई कोर्ट का न्यायाधीश राज्यपाल के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? साथियों, हाई कोर्ट का जस्टिस अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट का जस्टिस अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? साथियों, हाई कोर्ट के जस्टिस के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है, जिसे 65 वर्ष प्रस्तावित किया गया है। यानी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम 62 वर्ष की उम्र सीमा तक कार्यरत रह सकता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? साथियों, किसी न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन से बचकर रहना है। आपके ऑप्शंस में संसद भी आएगा और भारत का चीफ जस्टिस भी आएगा, लेकिन जो राज्य के न्यायाधीश को ट्रांसफर करने की शक्ति प्रदान की गई है वह भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? साथियों, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आप सभी को विस्तार से एक अलग वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां जाकर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह 2 लाख रुपए वेतन मिलता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात की जाए, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? साथियों, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते संबंधित राज्य के संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि किसी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते संबंधित राज्य के संचित निधि से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 62 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। अभी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आयु सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। अब जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब हाई कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष के आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए अन्ना चांडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला अन्ना चांडी थी। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए फातिमा बीबी राइट आंसर हो जाएगा। किसी हाई कोर्ट की प्रथम चीफ जस्टिस महिला फातिमा बीबी बनी थी। इसे आप याद रखिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने देखा था कि किसी हाई कोर्ट की प्रथम जस्टिस महिला अन्ना चांडी थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में चीफ जस्टिस पूछा गया है। तो भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन होने वाली सर्वप्रथम महिला फातिमा बीबी थी। इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? साथियों, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने भी न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने तथा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? साथियों, भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करने, उसके अतिक्रमण करने की स्थिति में उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट या आदेश जारी करता है, जिसे हम सभी ने विस्तार से मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में स्टडी किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप मौलिक अधिकार वाले वीडियो को विस्तार से देख लीजिए। वहां पर मैंने आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में मौलिक अधिकार को समझाया है। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो साथियों इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार को लागू करने तथा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अधिकार पुच्छा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण। तो इन 5 प्रकार के रिट के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? दोस्तों, वर्ष 1997 के किसी वाद में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की थी। बंद यानी हड़ताल हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले केरल के उच्च न्यायालय के द्वारा हड़ताल या बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था। नेक्स्ट है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो साथियों ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी जब वित्तीय आपातकाल हो तब की जा सकती है। नेक्स्ट है, क्या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है? साथियों वह व्यक्ति जो उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, बल्कि दूसरे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में वह वकालत कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 215 के अनुसार उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय यानी रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में जाना जाता है। उच्च न्यायालय के सभी निर्णय बाद में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उसी के आधार पर उच्च न्यायालय भविष्य के वाद विवाद में अपना निर्णय देता है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? साथियों बात की जाए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की तो ऑप्शन बी आर्टिकल 214 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 214 के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य के सभी विवादों का निपटारा किस उच्च न्यायालय के तहत किया जाता है? तो साथियों ऑप्शन ए गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड राज्य के सभी विवादों का निपटारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत किया जाता है। नागालैंड में कोई भी उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि वहां पर इसका खंडपीठ है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? साथियों इसमें ऑप्शन बी कोलकाता उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? साथियों इसका भी क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप सभी के लिए तो फ्री होता है, लेकिन इससे हमें काफ़ी सहायता होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।